डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपील। शाबाश। इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अपील का क्या मतलब है। अपील, फर्स्ट अपील का मतलब क्या है, सेकंड अपील का मतलब क्या है, ये सभी कंसेप्ट, जुरिस्डिक्शन, डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, ये सब कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ मेनली डिस्कस करूंगा बेटा कि हमने अपील को ड्राफ्ट कैसे करना है। ड्राफ्टिंग ऑफ अपील इज कंसर्न, तो जो अपील का जो ड्राफ्ट होगा उसको तुम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहले हिस्से को बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील। दूसरे हिस्से को बोलोगे ग्राउंड्स ऑफ अपील। और तीसरे इसके हिस्से को हम बोलेंगे रिलीफ। रिलीफ सोट। तो आइए हम बहुत अच्छे से सीखते हैं कि ये जो अपील हमें लिखनी है, इसे लिखने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अपील जो हमें लिखनी है, इसे लिखने के प्रिंसिपल्स सब क्या हैं। आइए हम इस चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ अपील। अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं अटेंड किया है तो अपील का जो फर्स्ट सेशन है वो आपने जरूर अटेंड करना है। अगर फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया है आपने तो इस वाले सेशन में ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अपील के 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहला पार्ट है फॉर्मल पार्ट। इस फॉर्मल पार्ट को हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील में शुरुआत कैसे होगी? बिगिन विद द नेम ऑफ द कोर्ट। तो पहली बात, सबसे पहले आपने क्या लिखना है उस पे? नेम ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ऐसे एक स्पेसिमेन अपील का। देखिए सर, क्या कर रहे हैं हम? स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर आपने हाई कोर्ट का नेम लिखना है। नेम, ठीक है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा
हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जिस भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है आप उसका नाम यहां पर लिख देंगे। यहां पे प्लेस लिखेंगे आप कि वो कहां सिचुएटेड है। यहां पे आप अपील नंबर लिखेंगे। अब अपील नंबर तो आपको नहीं पता होगा, अपील नंबर थोड़ी पता होगा आपको, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये ऑफिशियल्स के लिए आप ब्लैंक छोड़ देंगे कि वो अपने आप भर लेंगे इसमें अपील का क्या नंबर होगा। तो शुरुआत कैसे करनी है बेटा? सबसे पहले आपने नाम लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है और अपील नंबर प्रोवाइड कराना है। लेकिन वो अपील नंबर आपको पता नहीं होगा। हाई कोर्ट के पास जितनी भी अपील्स फाइल होती हैं, हाई कोर्ट उनको कॉन्जिक्यूटिवली नंबर देता है। अब आपको थोड़ी पता होगा कि उस अपील का क्या नंबर चल रहा है, तो इसको आप ऑफिशियल्स के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। ठीक है सर? आइए, तो नंबर ऑफ अपील एंड द ईयर इन विच इट इज फाइल्ड। नंबर ऑफ द अपील and the year in which it is filed are given. As the number is noted by the officials of the court, a blank space left for it. Then follow the names. उसके बाद जब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, उसके बाद पार्टीज के नाम लिखने हैं। पार्टीज के नाम क्या क्या हैं, उनके एड्रेस क्या क्या हैं टू द अपील। द नेम ऑफ द अपीलेंट, जो पर्सन अपील कर रहा है। ठीक है? अपीलेंट प्लेंटिफ भी हो सकता है और अपीलेंट प्लेंटिफ भी हो सकता है और अपीलेंट डिफेंडेंट भी हो सकता है। अपील कोई भी देखो कर सकता है। अपील कौन आदमी कर रहा है? अपील वो कर रहा है जो अपील कौन कर रहा है? अपील वो कर रहा है जो कोर्ट की डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आदमी अपील कर रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले अपीलेंट का नाम आता है और उसके बाद रिस्पोंडेंट का नाम आता है कि उस अपील को पर रिस्पॉन्स कौन देगा, यानी डिफेंडेंट कौन होगा, उसका नाम आएगा। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले इन द मैटर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। अ कंपनी है तो उसका आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है? अगर ये कंपनी है तो जिस स्टेट में, ठीक है, हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, तो यहां रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देंगे। ठीक है? अगर ये कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस का आप एड्रेस देंगे इसका। ठीक है? अगर कोई पर्सन है तो वो अपना एड्रेस यहां पर देगा। तो सबसे पहले अपीलेंट का नाम आएगा, उसके बाद रिस्पोंडेंट का नाम आएगा। ठीक है? मैसर्स अ पार्टनरशिप कंसर्न। ठीक है? मतलब पार्टनरशिप है, पर्सन है या कंपनी है, व्हाटसोएवर इट इज, आप उसका यहां पर एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? कोर्ट का नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, ठीक है, नंबर लिखना है और ईयर लिखना है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए ये 10th अपील फाइल हो रही है तो 2015, 10th 2015, लेकिन ये आप नहीं लिखेंगे, ये ऑफिशियल्स के लिए आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है? मे इट प्लीज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम, एंड हिज लॉर्डशिप्स कंपेनियन जस्टिस द अपीलेंट कंपनी। ये कोर्ट को, ठीक है, बात की हम शुरुआत करते हैं ना, किसी भी को हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम शुरुआत करते हैं, तो यहां पे हमने शुरुआत कर दी है, शाबाश।
यहाँ पे बता दिया है कि हम किस लिए ये डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अपील का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट से पढ़कर हाई कोर्ट को पता चल जाएगा कि किसी माइके लाल ने उसे अपील की है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट अपील। आफ्टर द नेम्स ऑफ द पार्टीज an introductory statement given the particulars of the decree or order appealed from the, ठीक है बेटा, यानी इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन आपने दे दी, नेम ऑफ द पार्टी दे दी बेटा आपने इसमें, तो आपने अब पर्टिकुलर्स ऑफ डिक्री बताना है कि जहां से जिस कोर्ट ने वो डिक्री दी है उसके पर्टिकुलर्स बताने हैं, ठीक है। या ऑर्डर दिया है, अपील आप डिक्री पे भी कर सकते हैं, ऑर्डर पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। आपको पता है एवरी डिक्री इज अपीलेबल, ठीक है, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। तो नंबर, डेट, नेम ऑफ द कोर्ट विच पास्ड इट एंड द नेम ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, किस तरह से लिखना है। द अबव मेंशन अपीलेंट अपील्स टू द कोर्ट ऑफ फ्रॉम द डिग्री ऑफ सिविल जज इन द सूट नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे सूट नंबर कौन सा लिखना है आपने, जहां पर जिस कोर्ट ने डिग्री दी है। जो भी सूट फाइल होता है उसका भी नंबर होता है, और जो भी अपील फाइल होती है उसका भी नंबर होता है। सूट नंबर कौन सा आएगा, जिस कोर्ट ने डिग्री दी है और जिसकी डिग्री से अपीलेंट सेटिस्फाइड नहीं है, हाई कोर्ट में उसकी अपील करना चाहता है। आइए देखते हैं कैसे। शाबाश बेटा। अब यहां पर ये फर्स्ट पार्ट है ना इसका, अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। आपको मैंने बताया ना अपील के फर्स्ट पार्ट है, तो पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील देना है। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख लीजिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, write a short note on memorandum of appeal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है मेमोरेंडम ऑफ अपील। हम करते करते आ गए हैं बेटा। सबसे पहले हमने कोर्ट का नाम दिया है, पार्टीज के नाम दिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पे खत्म होता है। तो आइए बेटा अब हम आगे इसमें लिखते हैं कि क्या हमें करना है। अब इसमें इस पार्ट के अंदर अपीलेंट सारी बातें बताएगा, पूरी हिस्ट्री डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अपील जब आप कर रहे हैं तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए कि अपील इज नॉट योर राइट। नहीं, दोबारा से सुनिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अपील में जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ आपका राइट नहीं है, अपील तो आपका राइट है। जहां लाभ ने आपको अपील करने की छूट दी है वहां अपील करना आपका राइट है, लेकिन अपील के अंदर जो तुम रिलीफ मांगते हो वो तुम्हारा राइट नहीं है, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करती है बात। तो काफी कुछ इस मेमोरेंडम ऑफ अपील पर डिपेंड करता है, इसीलिए यहां पूरी डिटेल्स देते हुए, ठीक है, आपने अटमोस्ट केयर
आपको फॉलो करना है, बहुत ध्यान रखना है। आपकी लैंग्वेज प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। तो या पूरी हिस्ट्री आप लिखेंगे। अपीलेंट हेयर इज अ कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड। यहाँ पे अपीलेंट अपना बारे में बता रहा है कि जो अपीलेंट है यहाँ पर हेयर इन, जो भी अपीलेंट यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये कंपनी है, ये ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट है, ठीक है। जो अपीलेंट है हेयर इन इज अ कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। हमारी जो ये कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अपीलेंट इज एट, यहां पे है रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा, इस प्लेस पे है। एंड द कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये अपना बहुत ब्रीफ, जितनी प्रिसाइज हो सके, लेकिन प्रिसाइज होने का मतलब, टू द पॉइंट होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल होता कि आप कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही ना दें। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो आपको देनी ही होती है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहां पर इनएडिक्वेट जानकारी ना दें। अब उसने प्लेंटिफ के बारे में लिखा कि हमें कंपनी है और हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहां पर सिचुएटेड है। अब फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है। जो रिस्पोंडेंट हैं वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, यहां पर देखिए आप स्क्रीन पर, दे आर डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द अपीलेंट्स। जो अपीलेंट गुड्स बनाते हैं, रिस्पोंडेंट उनको बेचते हैं, ठीक है। एंड द मैन्युफैक्चरर्स अप्रोच्ड टू द अपीलेंट फॉर परचेजिंग फ्रॉम द अपीलेंट, ठीक है। अब यहां बात यह है कि यहां फ्रिवलियस पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते। हाई कोर्ट के सामने गलत बयान देने की कोशिश भी कभी मत करना, सोचना भी मत। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी मत। हाई कोर्ट के सामने आप कोई ऐसी बात यहां पे नहीं लिख सकते जिसके बारे में आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो यहां पे रिस्पोंडेंट कह रहा है, who are also doing business of selling goods manufactured by the appellants and other manufacturers approached the appellant for purchasing from the appellant company the aforesaid manufactured goods, ठीक है। That the respondent who are also doing business of selling goods manufactured by the appellants and other manufacturers, ठीक है। जो अपीलेंट, जो रिस्पोंडेंट है, वो हमारा जो सामान है वो भी बेचता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स का सामान भी बेचता है। अब ऐसा लिखने के पीछे भी एक रीजन है। That the respondent who are also doing business of selling goods manufactured by the appellants and other manufacturers approach other manufacturers, ठीक है, यहां तक other manufacturers तक। यानी यहां हम साबित करना चाहते हैं कि वो एक बिजनेस प्लेयर है, बिजनेसमैन है, और ये उधार लेना और देना उसका रोजमर्रा का काम है। अप्रोच द अपीलेंट, अब जो ये रिस्पोंडेंट है उसने अपीलेंट को अप्रोच किया था फॉर परचेजिंग फ्रॉम द अपीलेंट कंपनी द अफोरसेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपीलेंट कंपनी बनाती है, रिस्पोंडेंट ने वो माल खरीदने के लिए उसे अप्रोच किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज व्हिच वाज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो अपीलेंट कंपनी में और रिस्पोंडेंट फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हमने लिख लिया था। अपीलेंट सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹15 लाख, और जो अपीलेंट पार्टी है उसने 15 लाख रुपए की कीमत का सामान रिस्पोंडेंट फर्म को दिया था ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स। यानी यहां पे आपने मंथ्स लिख देने हैं, ठीक है। और भी काफी बातें मैं आपको बताऊंगा कि अभी पहले आप सीख लीजिए, और भी कुछ काफी सीक्रेट्स हैं ये लिखने के, वो धीरे धीरे करके बताऊंगा। पहले आप सीख लीजिए कि आपने लिखनी कैसे है।
तो यहां ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है या क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं वो लिखने हैं। क्वेश्चन आपको फैक्ट नहीं बता रहा, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं तो ये अजम्पशन मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन ने हमें ये दिया है, या मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको ये करना है। अगर क्वेश्चन के फैक्ट हैं तो वो लिखने हैं, क्वेश्चन के फैक्ट नहीं है तो कोई भी आप अपनी मन से यहां लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट आप बोल रहे हैं उसका आपने एविडेंस, उसका आपने रेफरेंस देना है, उसका आपने सपोर्ट देना है कि आपने उसके सपोर्ट में कुछ बातें एज एविडेंस भी दी हैं। A statement of account regarding the goods to supplied is annexed hereto and marked as annexure A1। ठीक है, जो भी हमने माल सप्लाई किया है उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम अपनी किताबों में करते थे। तो अकाउंटिंग एंट्री पता ना आपको, किताबों में की जाती है क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद टाइम। तो जो हमने अकाउंटिंग एंट्री अपनी बुक्स में पेश की थी, ठीक है, वो एंट्रीज की स्टेटमेंट हम एनेक्श्योर A1 में साथ में आपको अपील के साथ भेज रहे हैं। That the respondent have made a total payment of ₹6 lakhs। देखो, हम 6 लाख की पेमेंट एडमिट करते हैं कि वो दे चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने 6 लाख रुपए नहीं दिए, 15 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए दे चुका है। यहां पे लॉजिक ये है कि आप उसका जेन्युइन जो उसने दिया है उसको एडमिट कर रहे हैं। देखो, झगड़ा होने पर तो जो 6 लाख रुपए भी आप मना कर सकते थे, लेकिन इससे आपकी अपील में दम आ रहा है कि देखो ये आदमी इतना अच्छा है, 6 लाख तो एडमिट कर रहा है ना। अगर ये 6 लाख भी एडमिट नहीं करता फिर क्या कर लेते। तो यहां पे क्या लिखा, द रिस्पोंडेंट हैव मेड अ टोटल पेमेंट ऑफ ₹6 lakhs ऑन डिफरेंट डेट्स। और जब हमें पेमेंट मिल रही थी तो उसकी एंट्री भी हम कर रहे थे, तो उसकी स्टेटमेंट भी हमने साथ में लगाई है एनेक्श्योर A2 में। That the remaining amount has not been paid by the respondent despite repeated remands and issuance of legal notices by appellant through advocate। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट हमें नहीं मिला, इसके बाद हमने क्या करा, अपने एडवोकेट के थ्रू हमने इसको कई बार नोटिस भेजे। The appellant filed a suit for recovery of the aforesaid balance amount of ₹9 lakhs together with interest at the rate of 12% per annum and the cost of the suit। हमने इससे पहले, आपको अपील करने से पहले, रिस्पोंडेंट के ऊपर एक केस फाइल किया था। हम अपने 9 लाख रुपए हमने डिमांड किए थे, 12% इंटरेस्ट भी हमने डिमांड की थी, और जो कॉस्ट ऑफ सूट है वो भी हमने क्लेम किया था। द सूट वाज फाइल्ड ऑन, यहाँ डेट लिखेंगे बेटा, यहाँ डेट लिखेंगे, इन द कोर्ट ऑफ द लर्नड डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के पास हमने ये केस फाइल किया था। अब केस फाइल जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ, दैट अपॉन द बीइंग समन्ड बाय द सेड कोर्ट द रिस्पोंडेंट अपीयर्ड थ्रू काउंसिल। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सम्मन भेजे रिस्पोंडेंट के पास, तो वो अपने वकील के थ्रू, काउंसिल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन भी दी थी। एंड फाइल्ड देयर रिटन स्टेटमेंट टू विच अपीलेंट प्लेंटिफ ऑल्सो फाइल्ड रिप्लीकेशन। ठीक है, अब उसने क्या किया था बेटा, जब केस फाइल हुआ तो उसने अपने वकील के थ्रू रिटन स्टेटमेंट भी फाइल की थी, और उस रिटन स्टेटमेंट के ऊपर हमने रीजॉइंडर भी फाइल किया था। अब यहां सवाल उठता है कि रीजॉइंडर क्या होता है। 6th पॉइंट में एक आया बेटा, रीजॉइंडर यहां क्या होगा। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि रीजॉइंडर क्या होता है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। रीजॉइंडर क्या होता है। एक सिविल केस है, ए इसमें प्लेंटिफ है, और बी इसमें डिफेंडेंट है। ए प्लेंटिफ है,
बी इसके अंदर डिफेंडेंट है। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना है। ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ क्या फाइल करता है कोर्ट को? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। डिफेंडेंट क्या फाइल करता है? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अब इस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम कर दिया है। ठीक है, ए ने बी के ऊपर इल्जाम लगाया, बी ने कहा नहीं ए झूठ बोलता है। ए ने बी के ऊपर इल्जाम लगाया है, प्लेंटिफ है ए, बी के ऊपर केस फाइल किया, बी कहता है कि ए तो झूठ बोलता है भैया। ए की बात तो कहां उसने माननी थी, बल्कि उल्टे वापस बी ने ए के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया, बी ने उसके ऊपर काउंटर क्लेम कर दिया। अब बी इस काउंटर क्लेम का अब बी को इस काउंटर क्लेम का जवाब ए देगा। कैसे देगा? इस काउंटर क्लेम का रिप्लाई कौन देगा? प्लेंटिफ। इस रिप्लाई को हम बोलेंगे रीजॉइंडर। इस रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे? रीजॉइंडर। ठीक है, तो आओ एक बारी दोबारा सुनते हैं। ए प्लेंटिफ, प्लेंटिफ इल्जाम लगाएगा, डिफेंडेंट उसको डिफेंस करेगा। अगर डिफेंस में बी ने ए के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया है, जैसे ए ने बी के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो बी ने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल की थी ना। अब बी ने काउंटर क्लेम कर दिया ए के ऊपर, वापस उल्टा दोष भी ए के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अब बी को इसका रिप्लाई दिया जाएगा। रिप्लाई कौन देगा? जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है। रिप्लाई कौन देगा? जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। इस रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे बेटा? रीजॉइंडर बोलेंगे। शाबाश। आओ, तो 6 पॉइंट हमने किया। तो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने वकील के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ था, और उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट भी एंड फाइल्ड देयर रिटन स्टेटमेंट टू विच अपीलेंट प्लेंटिफ आल्सो फाइल्ड। इसको रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं और रिजॉइंडर भी बोल देते हैं। दैट द पार्टीज लेड एविडेंस आफ्टर हियरिंग द काउंसिल्स फॉर द पार्टीज, और पार्टीज ने, दोनों पार्टीज ने अपने अपने एविडेंस पेश किए थे, और पार्टीज के काउंसिल्स को सुनने के बाद जो लर्नड डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी, और डिक्री जो पास हुई थी वो यहां पर पास हुई थी। यहां डेट लिखनी है। डिसमिस द अपीलेंट सूट ऑन द ग्राउंड दैट एविडेंस लेड बाय द पार्टीज डज नॉट एस्टैब्लिश अ क्लेम ऑफ द अपीलेंट प्लेंटिफ। और जो कोर्ट ने माना कि हमने जो एविडेंस दिए हैं वो ना काफी हैं हमारा क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए। कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड द डिक्री ऑफ द कोर्ट बिलो आर अनेक्स्ड हियर टू। और जो डिक्री की जो जजमेंट की कॉपी थी उसको भी हम साथ में यहां जोड़ रहे हैं, एनेक्शर A3 में और A4 में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डिक्री की कॉपी भी है। ठीक है, copies of the judgment and decree of the court below are annexed here too and the marked annexure A3 A4। डिक्री की कॉपी भी है और जजमेंट की कॉपी भी है। Aggrieved by the aforesaid judgment, हम इस
जजमेंट से एग्रीव्ड हैं, दुखी हैं। Aggrieved by the aforesaid judgment and the decree of the court below, dismissing the suit of the plaintiff, this appeal is hereby filed on the following grounds। तो यहां पे बेटा मेमोरेंडम ऑफ अपील हमारा खत्म होता है। तो 3 पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। तीन पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। आपको शुरू में बताया मेमोरेंडम ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील, रिलीफ सोट। तो हमने यहां मेमोरेंडम ऑफ अपील को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स ऑफ अपील। शाबाश बेटा। यहां आपको याद रखना है, जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बताएंगे तो आपने यहां याद रखना है कि ये फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है। आपको याद होगा फर्स्ट अपील किसी भी ग्राउंड पर हो सकती है। वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है। लेकिन बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अगर जो सेकंड अपील है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखना यहां पे जरूरी है। तो इस चीज का क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपने ये चीज इंटरप्रिटेट करनी है कि वेदर इट इज फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपने क्या लिखना है? ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन शुड बी रिटन डिस्टिंक्टली एंड स्पेसिफिकली। जो भी ग्राउंड है उनको आपने डिस्टिंक्टली लिखना है बेटा, अलग अलग लिखना है हर पॉइंट को, जितने भी आपके पॉइंट हैं, और स्पेसिफिकली लिखना है, स्पेसिफिक होना है आपने। ठीक है। दे शुड बी रिटन कंसाइजली, साफ साफ लिखना है। दे शुड नॉट बी रिटन इन आर्ग्यूमेंट फॉर्म, यानी आर्ग्यूमेंट्स, नए आर्ग्यूमेंट्स, आपने आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी रिटन इन एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स। ग्राउंड शुड बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, और जो ग्राउंड्स हैं उनके नंबर होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली उनके नंबर लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद रिलीफ सोट इन अपील। रिलीफ इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये 1 नंबर का सवाल है, ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि पार्टी को रिलीफ, क्या पार्टी रिलीफ लेना चाहती है ये लिखना है, ये कहीं भी नहीं लिखा। बट ये इन जनरल ये प्रैक्टिस में है कि पार्टी सिविल कोर्ट में रिलीफ लिखती है कि उसे क्या रिलीफ चाहिए। ठीक है। अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट कि वो रिलीफ देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अपील नीड नॉट बी साइंड बाय द अपीलेंट हिमसेल्फ। अपील पर अपीलेंट खुद भी साइन कर सकता है, और अपील पर सिग्नेचर उसके एजेंट या एडवोकेट के भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर बहुत सारे अपीलेंट हैं और एडवोकेट नहीं है तो अपील, जितने भी अपीलेंट्स हैं उन पर उन सब के साइन होने चाहिए। तो आप इसको लास्ट पैराग्राफ को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। अपील नीड नॉट बी साइंड, अपील नीड नॉट बी साइंड बाय द अपीलेंट हिमसेल्फ। ठीक है। अपील need not be signed by appellant himself. It may be signed by him or by his counsel, but if there are several appellants, यानी एक से ज्यादा appellant हैं, if there are several appellant, एक से ज्यादा अगर appellant वहां पर हैं, तो they have no counsel, एक से ज्यादा अपीलेंट हैं और काउंसिल नहीं है। इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल ऑफ देम। तो सिग्नेचर उस पर हर एक अपीलेंट को करने हैं। आइए हम इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। शाबाश।
तो ग्राउंड्स जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि किस बात का ध्यान रखेंगे कि वेदर इट इज अपील फर्स्ट अपील और सेकंड अपील. जजमेंट एंड डिक्री अंडर द अपील आर erroneous both on facts as well as law. तो आपको लगता है कि on facts as well as on law दोनों पॉइंट पर लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज से गलती हुई है, एरर हुई है. और कैसे इस बात को आप साबित करोगे, आपने आगे लिखा है बेटा. That the learned trial court has failed to properly appreciate the evidence. देखो, हमने जितने भी पॉइंट ऊपर बोले हैं, जितनी भी आपको हमने हिस्ट्री सुनाई है, उसमें हमने हर बात के पीछे अपील लिखी है कि कब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसकी रिटन कॉपी हमने आपको दी है. कब हमने उसको माल भेजा, उसकी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज की हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी आपको दी है. कब उससे हमें पैसे मिले हैं, उस बात की सारी एंट्री हमने आपको दी है. यानी हमने हर बात का आपको सबूत दिया है. अगर ये सबूत नहीं है, फिर और क्या सबूत हम दे सकते हैं. तो हमने सारी बातों को सबूत दिए हैं. That the learned trial court has failed to properly appreciate the evidence and has fallen into error in not finding that preponderance. इतने कंक्लूसिव एविडेंस भी ट्रायल कोर्ट को सफिशिएंट नहीं लगे हैं, डोमिनेटिंग नहीं लगे हैं. प्रीपोंडरेंस मतलब हमारे एविडेंस, एक्चुअली फैसला किसके पक्ष में आएगा, जिसके एविडेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है. प्रीपोंडरेंस मींस डोमिनेंस. अगर प्लेंटिफ की ज्यादा प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस अगर प्लेंटिफ का ज्यादा है तो फैसला उसके पक्ष में आएगा. डिफेंडेंट के ज्यादा है तो फैसला उसके पक्ष में आएगा. ठीक है. तो हमारे इतने सारे सिस्टमेटिक प्रूफ देने के बाद भी, एविडेंस देने के बाद भी लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को हमारे एविडेंस डोमिनेटिंग नहीं लगे और गलती से उसने हमने ये नहीं कहते कि जानबूझ के उसने गलत डिसीजन दिया है, हम कह रहे हैं कि शायद उसे गलती लगी है. There was sufficient evidence led by the plaintiff to prove the issues raised in the suit and the defendant respondent has failed to effectively rebut the plaintiff's evidence. कोर्ट की कार्रवाई में ये साफ जाहिर है कि जो हमने इल्जाम लगाए थे और डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट ने उनको रीबूट भी नहीं किया, खंडित भी नहीं किया. अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आप जो एविडेंस देंगे मैं उनको खंडित करूंगा, उनको मैं झुटलाऊंगा, उसको मैं रीबूट करूंगा. ठीक है. और ये कोर्ट की कार्रवाई से जाहिर है कि जो इल्जाम हमने लगाए थे उन इल्जामों को वो रीबूट भी नहीं कर पाया था. DEF और भी अगर ग्राउंड्स हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं. The valuation of this appeal for the purpose of payment of court fees is fixed at rupees. जो भी आपकी कोर्ट फीस है वो इतनी यहाँ पे फिक्स की गई है. कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है बेटा, आप केस फाइल करते हैं या अपील करते हैं. And the requisite court fee is in the form of stamps is appended to this memorandum of appeal. That this appeal is being filed within the prescribed period of limitation. हमने इस अपील को लिमिटेशन पीरियड जो प्रेस्क्राइब है उसके अंदर फाइल किया है. The judgment and the decree under appeal having been passed on. Judgment और decree जो अपील पे हुई थी वो इस डेट को हुई थी. In the above facts and circumstances, the appellant prays that the appeal be allowed and judgment and decree under appeal be set aside. हम चाहते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी अपील को अलाउ कीजिए और जो भी जजमेंट और डिक्री है उसको सेट असाइड कर दीजिए. ठीक है. और आप एक नया ऑर्डर पास कीजिए अप टू डेट इंटरेस्ट के साथ. जो भी आज तक जितने भी इंटरेस्ट बनी है हमारा इंटरेस्ट दे दीजिए. और जितनी फीस हमने डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट में हमने फीस पे करी थी, जितनी फीस हमने यहाँ फीस पे की है, वो सारी फीस भी हमें रिफंड करवा दीजिए. साथ में हमारे पैसे वापस करने का ऑर्डर दे दीजिए. यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है इसका बेटा. वेरीफाई दैट ऑन दिस द डे, आपने यहाँ पे लिखना है that the contents of the above appeal are correct to the best of my knowledge and belief. सेल्फ वेरीफाइड करना है यहाँ पे अपीलेंट को. तो ये देखिए बेटा, ये अपील की हम बात कर रहे हैं, ये अपील हुई है. इससे पहले हमें अपील के हाउ टू ड्राफ्ट अपील,
अपील को कैसे लिखना है, प्रिंसिपल्स। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ अपील। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आपने अपील्स के प्रिंसिपल्स ड्राफ्ट करने, हमें आपको बताना है कि फॉर्मल पार्ट में क्या लिखोगे, आपको ग्राउंड्स में क्या क्या आप लिखोगे, और रिलीफ में क्या क्या आप लिखोगे। अगर ड्राफ्ट करने के लिए बोलता है, फिर ये स्पेसिमेन है, आप इसको अपने हाथ से लिख लीजिए। इसको याद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नेवर नो, ठीक है। ड्राफ्टिंग के पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे, एक तो कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछेगा, एक ड्राफ्टिंग आपसे पूछेगा, ठीक है। 3 पार्ट हैं आपके सिलेबस के, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस, प्लेडिंग्स। अपीयरेंसेस और प्लेडिंग्स में तो 1 नंबर भी आपका नहीं मैं कटने दूंगा। इतना बेहतरीन तरीके से आपको सारे कंटेंट करवाए जाएंगे कि 1 नंबर भी आप नहीं छोड़ेंगे, एज फार एज अपीयरेंसेस एंड प्लेडिंग्स आर कंसर्न। बट एज फार एज ड्राफ्टिंग इज कंसर्न, वहां पे 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। वो आपसे लॉ के कंसेप्ट पूछेगा, वो आपसे ड्राफ्टिंग पूछेगा। तो दोनों लेवल पर हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।